Assalamu alaikum everyone. Welcome to the new lecture of our JST preparation series. अब तक के जो भी लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, अगर तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक्स दी हुई हैं, आप वहां से ओपन करके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. So the first portion is from bio section and today we are going to cover the nervous system. Nervous system से related जो भी questions आप लोगों के टेस्ट में आ चुके हैं या आ सकते हैं, आज हम उनको थोड़ा बहुत फोकस करेंगे बायो के सेक्शन में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम. जो भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसका बेसिक फंक्शन क्या है. तो हम सबको पता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है या हमारी बॉडी का जो कंट्रोल नेटवर्क है वो नर्वस सिस्टम होता है. जो भी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है वो नर्वस सिस्टम करता है. पूरा जो बॉडी का बैलेंस है, बॉडी की जो भी एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम का काम है. नर्वस सिस्टम क्या करता है बेसिकली, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फर्दर आगे जो है इंस्ट्रक्शंस सेंड करता है. सो here the correct answer will be the control and coordinate body activities. Basic function of nervous system is to control and coordinate body activities. पूरी body activities को control करना और पूरा जो भी communication center है वो पूरा आपका nervous system है. So here the correct option is B. Okay. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो होता है न्यूरॉन. अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है. न्यूरॉन जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है मोस्टली, ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो है वो डेंड्राइट है, ये जो रूट टाइप्स हमें नजर आ रही हैं डेंड्राइट. सेकंड पार्ट इसका जो होता है वो सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहा जाता है, ये इसकी सेल बॉडी है. और जो है जो थर्ड पार्ट इसका है जो है ये जो लॉन्गेस्ट है इसको एक्सॉन कहा जाता है. और मोस्टली एक्सॉन जो है उसको कवर किया जाता है एक प्रोटेक्टिव शीट से जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है. और न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ साइनेप्टिक कनेक्शन. तो अगर हम बेसिकली जो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, सोमा, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. एक्सॉन न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली जो सिग्नल्स को रिसीव करना, प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, वो पूरा न्यूरॉन्स का काम है. न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी कहा जाता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, न्यूरॉन. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन. तो अभी अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं और पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन के अंदर जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पे होते हैं. तो ये जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, सेल बॉडी जिसको सोमा भी कहा जाता है, इसी के अंदर ये न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है. तो बेसिकली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म न्यूरॉन में कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सेल बॉडी में, विच इज आल्सो नोन एज सोमा. So the correct option will be A. Then next is the fatty covering around some axons is called. तो न्यूरॉन की ये जो स्ट्रक्चर है इसके जो 3 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गया, थर्ड जो एक्सॉन हो गया. एक्सॉन के सराउंडिंग में जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो एक फैटी लेयर होती है बेसिकली और उसको कहा जाता है माइलिन शीथ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइलिन शीथ. देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ. अब जो ये माइलिन शीथ है बेसिकली जो एक्सॉन्स को कवर करती है उसका फंक्शन है बेसिकली टू प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स एंड टू स्पीड अप द इम्पल्सेस. जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं उनको स्पीड अप करना और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, ये माइलिन शीथ का काम है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टू प्रोटेक्ट न्यूरॉन एंड स्पीड अप इम्पल्सेस. Okay, then next is nervous system consists of billions of neurons and. अब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स बिलियंस की तादाद में होते हैं और उसके अलावा दूसरे भी सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स.
न्यूरोग्लियल सेल्स। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो उसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं और इनको बेसिकली ग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं। सो बेसिकली nervous system consists of billions of neurons and neuroglial cells. Okay, so the correct option will be C. Then next is नर्वस सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू। अब जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम है, बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें अगर हम तो ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। नर्वस सिस्टम जो है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये मेनली डिवाइडेड होता है दो चीजों में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती हैं। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी की बॉडी से कनेक्ट करती हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सो the nervous system is divided into two types, central nervous system and peripheral nervous system। इनको बेसिकली अगर एब्रीविएट किया जाता है CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाएंगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं और जो भी स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जिनको हम कंट्रोल ना कर सकें, जो ऑटोमेटिकली जिनकी मूवमेंट हो, जैसे कि हार्ट मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए जो इंटेस्टाइन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स हो गए। और दूसरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री मसल्स जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए उनको कंट्रोल करता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। अब जब भी बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में होगी तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम होता है, उस टाइम ये एक्टिव होता है। और जब भी आपकी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में होगी, एक्टिव एंड अलर्ट फॉर्म में होगी, तब ये सिंपैथेटिक डिवीजन वाली सिचुएशन में आ जाता है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली वो पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू तो टू टाइप्स। नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, central and peripheral. Okay, then next is central nervous system consists of brain and, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि central nervous system consist of what। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जो भी नर्व्स आ जाएंगी, वो सारी क्या चीज कंसिस्ट कर रही हैं, वो कर रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रही हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। इनमें से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इनका काम क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स, देन उसको प्रोसेस करते हैं एंड देन उसको आगे भेजते हैं, आगे उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली इनका जो काम है वो है दे एक्ट एज कोऑर्डिनेटर्स। So brain and spinal cord are examples of coordinators. C will be the correct answer here. C, coordinators. Okay. Okay, next we have पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो अभी हमने देखा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप है। और जो है इनके अलावा जो नर्व्स हैं, एक नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और एक नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं जिनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो दोनों क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ये बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। तो अभी हमने देखा कि
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हो गई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स को या इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे बस में नहीं होते, जिनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, खुद ब खुद होते हैं, जो जैसे कि हार्ट के मसल्स हो गए और जो इंटेस्टाइन के मसल्स हो गए। तो इनवॉलेंट्री मसल्स के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनवॉलेंट्री एक्शंस। देन नेक्स्ट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, वॉलेंट्री मसल्स, जो कि जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए। देन नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग। तो अभी हमने देखा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जब भी बेसिकली हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, डेंजर में होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन वाला जो काम होता है बेसिकली, उसके रिस्पॉन्स में हमारा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। ये क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, डाइजेशन को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि डेंजर या इमरजेंसी वाली सिचुएशन में बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ये रेस्ट वाली पोजीशन पे उस टाइम नहीं आ सकता। तो बेसिकली इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, एक्टिव एंड अलर्ट वाली सिचुएशन में या फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। जबकि रेस्ट एंड स्लीप में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन के टाइम पे काम आता है, एक्टिव होता है। जब भी बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, बिल्कुल डाइजेशन भी उसी टाइम होगा आपका। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इज एक्टिव ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब बेसिकली जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसकी बेसिकली जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है वो 43 टू 45 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ, सो उसके बिल्कुल करीब जो है वो 40 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है। ओके, देन जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, अब उनकी एक फिक्स्ड जो है वो होती है, फिक्स्ड नंबर होता है उनका। अब क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो क्रेनियल नर्व्स बेसिकली वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं, और ये टोटल हमारी बॉडी में 24 होती हैं। 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और 24 का अगर हम पेयर्स देखें तो ये 12 पेयर्स हो जाएंगे। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। जबकि स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 31। तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी और वो टोटल होती हैं 12 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स की जो तादाद होती है वो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, और ये वर्टिब्रा के बीच में से निकलते हैं। Okay, then next is a connection between cerebellum and spinal cord is। अब बेसिकली अगर हम ब्रेन की थोड़ी स्ट्रक्चर को देख लें तो ये ब्रेन का साइड व्यू है। बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है इनटू 3 टाइप्स। सो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं ब्रेन की। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड होता है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसको सेरिबेलम कहा जाता है मोस्टली। और ये पूरा ब्रेन आपका जो कनेक्टेड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें कि फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब हाइंड ब्रेन की जो है वो 3 पार्ट्स हैं। एक हो जाएगा सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
तो जो हाइंड ब्रेन का जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पोर्शन है, ये जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जो चीज कनेक्ट करती है, या हम कहें कि सेरिबेलम हाइंड ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है वो हाइंड ब्रेन है, सेरिबेलम है। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट सेरिबेलम है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और वो किस चीज के थ्रू कनेक्टेड है, वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कनेक्टेड है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और अगर हम इन तीनों पार्ट्स की थोड़ी बहुत देख लें कि चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों में से कौन सा जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो अभी हमने देखा सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, जबकि सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन को कहा जाता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेरिब्रम इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अगर हम इन तीनों पोर्शंस को थोड़ा डीप में देख लें, तो फोर ब्रेन हमारा जो है उस थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक सेरिब्रम, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। देन अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो ये हमारा यहाँ पे मिड ब्रेन आ जाएगा। और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। और जो सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से जो चीज कनेक्ट करती है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। और बेसिकली अगर हम देखें कि फोर ब्रेन जो है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है। ये जो भी थिंकिंग होती है, रीजनिंग होगी, जो भी मेमोरी होगी, या कोई भी लर्निंग टेक्निक्स हैं, वो सारी फोर ब्रेन डील करता है। उसके अलावा जो भी सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, ये भी सारी फोर ब्रेन की जो है वो रोल्स हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो हम खुद से जो काम करते हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स की जो भी मूवमेंट्स होती हैं, इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गया, हार्मोनल बैलेंस वगैरह हो गया, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना, ये सारा कुछ फोर ब्रेन का काम है। देन मिड ब्रेन बेसिकली एक स्मॉल एरिया है जो कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये आई एंड हेड की मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, और ये इंफॉर्मेशन पास करता है, रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है। और तीसरा और लास्ट जो है वो हाइंड ब्रेन जो है वो बेसिकली जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए उनको कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स को भी यही चीज कंट्रोल करती है। तो बेसिकली जो वॉलेंट्री मसल्स के जो एक्शंस हैं वो फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंट्री के जो एक्शंस हैं वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन बेसिकली कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, और जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आगे भेजता है। सो आई होप कि आपको बातें क्लियर होंगी। सो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स इसी से रिलेटेड हैं। सो हेयर द आंसर इज सेरिब्रम। यहाँ पे पूछा गया था कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो सेरिब्रम होगा, क्योंकि सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, जबकि पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये जो हैं ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ओके, देन वी हैव लेयर्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स होती हैं, बेसिकली एक तो स्कल होता है, एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको स्कल कहा जाता है, और वो उसको उसकी जो बोन्स है उसको क्रेनियम कहा जाता है। जबकि यहाँ पे ब्रेन की लेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो उनको कहा जाता है मेनाइंजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेनाइंजेस। जबकि लोब्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे जो आपका जो बेसिकली आपका जो फोर ब्रेन है, जो ब्रेन डिवाइडेड है इनटू फोर लोब्स, और लोब्स जो हैं वो आपके डिफरेंट सेंसेस से कनेक्टेड होते हैं। और सेंट्रल केनाल जो है वो एक फ्लूइड होता है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है, फ्लूइड फिल्ड केनाल होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको सेंट्रल केनाल कहा जाता है। जबकि यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेन की लेयर्स को क्या कहा जाता है, तो उसको मेनाइंजेस कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज the largest part of the forebrain that controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है फोर ब्रेन, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है, फोर ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं,
सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लेकिन मोस्टली फोर ब्रेन को सेरिब्रम ही कहा जाता है क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और वही जो है स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री एक्शंस, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इमोशंस, इन सबको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली तो लार्जेस्ट पार्ट जो है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेरिब्रम। Then next is, which lobe permits conscious control of skeletal muscles? अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टोटल 4 लोब्स होते हैं, मेन जो लोब्स हैं, एक फ्रंटल लोब, एक पैरिएटल लोब, एक टेम्पोरल लोब, एक ऑसिपिटल लोब। तो जो फ्रंटल लोब है, ये जो है ये वॉलेंट्री जो है मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गया। और जबकि बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑसिपिटल लोब है ये विजन को कंट्रोल करता है, और जो हमारे पास पैरिएटल लोब जो है ये कुछ सेंसेशंस जैसे कि टच हो गया, टच करना, पेन फील करना, प्रेशर, ये सारा कुछ पैरिएटल लोब कंट्रोल करता है। जबकि टेम्पोरल लोब जो है ये सुनने और मेमोरी वाले जो काम है उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स से कौन डील करता है, तो वॉलेंट्री मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको डील करता है फ्रंटल लोब। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, फ्रंटल लोब। देन नेक्स्ट इज, विजुअल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड एनालाइज्ड बाय विच लोब? तो अभी हमने देखा कि ऑसिपिटल लोब जो है ये एट द बैक ऑफ द ब्रेन ये लोकेटेड होता है, और ये जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको एनालाइज करना ऑसिपिटल लोब का काम है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑसिपिटल लोब। देन नेक्स्ट इज, विच लोब कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच? अब बेसिकली स्पीच में जो जैसे कि लिप्स को मूव करना, टंग को मूव करना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाती हैं, और वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, फ्रंटल। स्पीच में जो भी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं बात करने में, वो सारा कुछ फ्रंटल लोब आपका कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज, लोब कंसर्न विद सेंसेस ऑफ हेयरिंग एंड स्मेल? तो अभी हमने देखा कि जो टेम्पोरल लोब है वो हेयरिंग एंड स्मेल से रिलेटेड काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, टेम्पोरल। Then next we have the part of the brain responsible for muscle movement, interpretation and senses and the memory. तो जो भी मसल मूवमेंट होंगी, जो भी सेंसेस की इंटरप्रिटेशन होगी, जो भी मेमोरी से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सारा कुछ आपके फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम वो करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, सेरिब्रम। जबकि पोन्स जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। पोन्स जो है वो ब्रीदिंग में आपकी हेल्प करता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और आपका जो सेरिबेलम है वो बॉडी का कंट्रोल, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन उनको डील करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेरिब्रम। देन नेक्स्ट इज फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल डिसऑर्डर जो होता है वो एपिलेप्सी होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, एपिलेप्सी। जबकि पैरालिसिस जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल या इंजरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और ड्वार्फिज्म एंड गैगेंटिज्म ये जो है ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर है उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी। इसमें आपका ब्रेन जो है वो दिखने में तो एक्टिव होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। Okay, next we have a few questions from physics section. So blank pressure, which pressure is basically defined as force per unit area exerted against a surface by the weight of the air above that surface. अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, बेसिकली जो एयर का जो वेट है उसके थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली जो भी एयर है जिसका वेट हमारे ऊपर जो हम फील करते हैं, और नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 टॉर होगा, या इसको अगर हम एटीएम में देखें तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, या पीएसआई में देखें तो 14.7 पीएसआई नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बेसिकली। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है बाय द वेट ऑफ द एयर, एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किसी भी सरफेस पे, उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एटमॉस्फेरिक। देन नेक्स्ट इज एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, अब सपोज करें ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हम थोड़ा हाइट में एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एयर के जो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऊपर जाने से उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। नीचे आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से, हाइट इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है। बेसिकली इट डिक्रीजेस विथ द increasing length. So here the correct option will be A, lower. Higher altitude atmospheric pressure is lower. Then which device is used to measure atmospheric pressure at a location? किसी भी लोकेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बैरोमीटर। जबकि हमारे पास दूसरे जो ऑप्शंस हैं अगर उनको थोड़ा हम देख लें तो जो एनेमोमीटर होता है बेसिकली, ये विंड की स्पीड को मेजर करता है। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको एनेमोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर हमें पता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एनेमोमीटर यूज होता है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो वो बैरोमीटर। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बैरोमीटर। देन नेक्स्ट इज आल्सो रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट? अब प्रेशर का जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर तो फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेसिकली प्रेशर दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, एरिया पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ फोर्स एंड एरिया। ओके, increasing force will increase pressure, whereas increasing area will decrease pressure. तो इसी से रिलेटेड है, लार्जर दी फोर्स ग्रेटर विल बी इट्स, तो वही प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, फोर्स जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्रेशर भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना फोर्स लार्जर होगा ग्रेटर विल बी इट्स प्रेशर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेशर। नेक्स्ट इज द डैश द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी दी प्रेशर। तो यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए सरफेस एरिया के प्रेशर आपका बढ़े? तो हमें पता है कि प्रेशर एंड एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब एरिया डिक्रीज होगा, कम होगा, स्मॉलर होगा, तो प्रेशर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा स्मॉलर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्मॉलर। Okay, then next is the fundamental role in electronics. अब इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू या किसी भी वायर के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। और यही है बेसिस है, मेन बेसिक है आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। जबकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो मूव नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यही मेन जो है बेसिक्स हैं आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन रोल, जो फंडामेंटल रोल होगा बेसिकली, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ डैश ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है जो किस चीज से डील करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डील करती है विथ द कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि हमें एम्प्लीफिकेशन करनी है, स्विचिंग करनी है, सिग्नल को प्रोसेस करना है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जनरेशन नहीं होती, ट्रांसमिशन नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंट्रोलिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Then next is current which flows in one direction is called which current. अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट, एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि बैटरीज हो गई, सोलर के सेल्स हो गए, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो ऐसा करंट जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको डीसी से भी हम कहते हैं। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायरेक्ट करंट। देन पूछा जा रहा है कि अ रेक्टिफायर इज अ सिंपल डायोड और ग्रुप ऑफ डायोड्स व्हिच कन्वर्ट्स। अब रेक्टिफायर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसके अंदर या तो एक डायोड होगा या डिफरेंट डायोड्स का ग्रुप होगा। तो वो करता क्या है बेसिकली, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स एक अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। जबकि इसका जो अपोजिट होगा, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, ये कौन करता है, ये करता है इन्वर्टर। अब हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक है रेक्टिफायर, एक है इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, जबकि इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अगर इन्वर्टर पूछा जाए तो वो क्या करेगा, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टर। अब रेजिस्टर भी एक डिवाइस होती है, वो क्या करती है, बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, उनको रोकना या उनको अपोज करना, बेसिकली टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेजिस्टर का काम है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देन नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बेसिकली, रेजिस्टेंस ये चीज मेजर करती है कि आपकी डिवाइस कितना जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोक सकता है, और इसका जो यूनिट होता है बेसिकली वो होता है ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओम। देन नेक्स्ट इज डायोड। डायोड क्या, पीछे हमने देखा कि जो रेक्टिफायर की जो डिवाइस थी वो डायोड की बनी हुई होती है। डायोड बेसिकली क्या होता है, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को अलो करता है टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, और इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया। तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर को डायोड कहा जाता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, सेमीकंडक्टर। देन नेक्स्ट इज डायोड का क्या काम है, डायोड कैन बी यूज्ड फॉर। तो डायोड के बहुत सारे काम हैं, ये तीनों डायोड के काम है। ये करंट प्रोटेक्टर को रिवर्स भी करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्जन भी करेगा, स्विच भी करेगा करंट को। तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस डिवाइस का सबसे ज्यादा जो काम होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है वो होती है ट्रांजिस्टर। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, करंट को ऑन एंड ऑफ करेगा। जो भी मॉडर्न डिजिटल सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, उन सब की जो बेसिक्स हैं बेसिकली वो ट्रांजिस्टर है। So the correct option is B. Transistor is the most important device in electronics. Then next we have few questions from chemistry. The burning of candle. अब ये क्वेश्चन काफी मर्तबा एग्जाम्स में पूछा गया है कि बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, क्या है। अब हमारे पास बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। और फिजिकल चेंज बेसिकली जब भी आपकी कोई भी सब्सटेंस है
जो सिर्फ अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, जिसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, केमिकली वो सेम है, तो और वो रिवर्स भी जिसको हम कर सकें वो होता है फिजिकल चेंज। जबकि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें नया कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो, केमिकली वो सब्सटेंस सेम हो, उस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकें, वो फिजिकल चेंज होगा। जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जो रिवर्स ना हो सके, जिसमें नया मटेरियल प्रोड्यूस हो, और जो है जो कि जिसमें केमिकली जो है वो चेंजेस हों। तो बेसिकली बर्निंग ऑफ कैंडल की अगर हम बात करें, तो जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो वैक्स होता है और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। वैक्स क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और कौन सी चीजें बनती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दूसरा वाटर के वेपर्स बनते हैं कुछ, और साथ में हीट भी रिलीज होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। तो जब भी बर्निंग ऑफ कैंडल होती है, ये केमिकल चेंज होता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, केमिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज लाइटिंग ऑफ अ बल्ब। अब किसी भी बल्ब को हम जला रहे हैं, अब बल्ब में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करवाते हैं तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ होता है, बेसिकली वहां पे लाइट या हीट प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे वो बंद हो जाएगा, जैसे ही हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो यहाँ पे कोई न्यू चीज नहीं बन रही, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम या आइस। बेसिकली ये भी काफी मर्तबा आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आइस का मेल्ट होना या आइसक्रीम का मेल्ट होना, ये कौन सा चेंज है। तो बेसिकली आइसक्रीम का मेल्ट होना आइसक्रीम के कंपोनेंट्स को चेंज नहीं कर रहा, उसके सब्सटेंसेस वैसे के वैसे ही हैं, केमिकली वो चीज़ सेम है। और अगर हम उसको दोबारा से रिवर्स करवाना चाहें तो हम उसको फ्रीज करके दोबारा से हम आइसक्रीम बना सकते हैं। तो बेसिकली आइसक्रीम का मेल्ट होना सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है। आपका सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड था जो कि किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। सो मेल्टिंग ऑफ आइस और आइसक्रीम इज अ फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग ऑफ अ चॉक इनटू इट्स व्हाइट पाउडर। अब आपके पास चॉक है, चॉक को आप ग्राइंड करके उसका पाउडर बना रहे हो। तो इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, फिजिकल फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है। पहले आपका जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में था, अब वो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है। जबकि केमिकली वो चीज़ सेम है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग ऑफ चॉक इनटू इट्स व्हाइट पाउडर इज अ फिजिकल चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज इन व्हाट हैपेंस इन अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में मटेरियल सब्सटेंसेस क्या चीज चेंज करते हैं। अब फिजिकल चेंज में हमने देखा कि मटेरियल जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा होता है, केमिकली वो चीज सेम रहती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फिजिकल स्टेट। इन अ फिजिकल चेंज मटेरियल सब्सटेंसेस चेंज देयर फिजिकल स्टेट। Okay, then next is in a physical change substances can be reverted ब्लैंक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अब फिजिकल चेंज बेसिकली एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, और वो चीज इजीली जो है वो रिवर्स बैक हो रही है। अब जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या वैसे ही आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आपका लिक्विड सॉलिड में इजीली कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली फिजिकल चेंज में सब्सटेंसेस आर रिवर्टेड easily to their original state. So the correct option will be C, easily. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ पेपर इज विच चेंज। तो पेपर को जब हम बर्न करते हैं बेसिकली, तो एयर में ऑक्सीजन होगा और वो इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, पेपर कन्वर्ट हो जाता है ऐश में, पेपर की एशेस बन जाती हैं। साथ में ये जो प्रोसेस होता है, बर्निंग वाला जो प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी प्रोड्यूस होता है, वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहा है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। किसी भी चीज की बर्निंग हो रही है,
अब वो बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ वुड है, बर्निंग ऑफ पेपर है, इन सब में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी एशेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये सारे केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब लोहे को जब जंग लग जाता है, आयरन के ऊपर जब रस्ट चढ़ जाता है, तो बेसिकली होता क्या है, आयरन जो है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। रस्ट का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। तो बेसिकली रस्ट जब बनती है आयरन पे, तो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो जब भी न्यू मटेरियल प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स वो आपका क्या होगा, केमिकल चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, केमिकल चेंज। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस लेक्चर को देखिएगा ज़रूर। अब पिछले लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी हैं, आप वो भी देख सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।